गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ए गुप्त काल, बी प्रतिहार युग, सी राष्ट्रकूट या फिर डी सातवाहन युग। तो इसका राइट आंसर है ए गुप्त काल। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ए गुप्त वंश, बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट वंश, डी प्रतिहार वंश। तो इसका राइट आंसर है ए गुप्त वंश। आइए इसकी व्याख्या देखें। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय की ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? ए मौर्य, बी सुंग, सी गुप्त या फिर डी मगध। तो इसका राइट आंसर है सी गुप्त वंश। गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा। इस काल को क्लासिक युग या भारत का पेरिक्लीन युग भी कहा जाता है। अपनी जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, वो इस प्रकार है: महान सम्राटों का काल, श्रेष्ठ काल, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता का काल, भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल, साहित्य विज्ञान एवं कला के उत्कर्ष का काल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ए गुप्त काल में, बी मौर्य काल में, सी चोलों में या फिर डी इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। ऋग्वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं रही। गुप्त, मौर्य और चोल काल में भी स्त्रियों की स्थिति से संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य मिलता है। अतः स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी किसी काल में नहीं मानी जा सकती। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ए उपज का चौथा भाग, बी उपज का छठा भाग, सी उपज का आठवां भाग या फिर डी उपज का आधा भाग। तो इसका राइट आंसर है बी उपज का आधा भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः षष्ठांश तक होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भांग कर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ए 1/3, बी 1/4, सी 1/6 या फिर डी 1/8। तो इसका राइट आंसर है सी 1/6। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? ए उपज का आधा भाग, बी उपज का छठा भाग, सी उपज का 1/3 भाग या फिर डी उपज का चौथाई भाग। तो इसका राइट आंसर है बी उपज का छठा भाग। अगला क्वेश्चन है, किसी भारत की भूमि को अपृहत कहा जाता था? ए बिना जोती हुई जंगली भूमि, बी सिंचित भूमि, सी घने जंगलों वाली भूमि, डी जोती हुई भूमि या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए बिना जोती हुई जंगली भूमि। वह भूमि जिसे जोता न गया हो उसे अपृहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाव या द्रोणवाव शब्द का निर्दिष्ट करते हैं? ए भूमि माप के लिए, बी विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, सी नगर की भूमि का वर्गीकरण,
या फिर डी धार्मिक अनुसंधान, धार्मिक अनुष्ठान। तो इसका राइट आंसर है भूमाप। गुप्त काल में भूमि से अलग अलग राजस्व लिया जाता था। कुलियावाब, द्रोणमाप तथा अधवाब भूमि माप की इकाइयां थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? ए सैन्य अधिकारियों को, बी सिविल अधिकारियों को, सी ब्राह्मणों को, या फिर डी दरबारी विद्वानों को। तो इसका राइट आंसर है सी ब्राह्मणों को। गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी तथा इनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। इस प्रकार के भूमिदान का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक एवं शैक्षणिक था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? ए विंदक भागम, बी हिरण्य, सी उद्रंग, डी उपरनिका। तो इसका राइट आंसर है ए विदक भागम। अगला क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। ए तांबे के बर्तनों के लिए, बी स्वर्ण आभूषणों के लिए, सी लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु, या फिर डी हाथी दांतों के काम हेतु। तो इसका राइट आंसर है सी लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कंदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? ए विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, बी शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, सी उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, या फिर डी बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। तो इसका राइट आंसर है ए विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, तोरमाण किस जाति दल का था? ए सिथियन, बी हूण, सी यूची, या फिर डी सग। इसका राइट आंसर है बी हूण। तोरमाण भारत पर एक दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिरिह कुल को पराजित किया था? ए बुद्धगुप्त ने, बी यशोधर्मन ने, सी शशांक ने, डी प्रभाकर वर्धन ने। तो इसका राइट आंसर है बी यशोधर्मन ने। अगला क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया? ए युआनच्वांग, बी फाहियान, सी सुंगचुन, या फिर डी इत्सिंग। तो इसका राइट आंसर है सी सुंगचुन। चीनी यात्री सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया था और उसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, बी 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, सी 545 से 552 ईस्वी, या फिर डी 592 से 597 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ए गुप्त काल सम्राट के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे। सेकंड, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। थर्ड, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। इसका राइट आंसर है सी, फर्स्ट और थर्ड क्या है, सही है। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्तवंशी शासन अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् समवृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ए इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था।
बी, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा कठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। सी, बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। या फिर डी, मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि शतरंज का खेल अद्भुत हुआ था। ए, चीन में, बी, ईरान में, सी, इंडोनेशिया में, या फिर डी, भारत में। तो इसका राइट आंसर है डी, भारत में। शतरंज का खेल भारत में उद्भूत हुआ था। महाभारत में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिका का विषय था। एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। बी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय। सी, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों तथा शौर्यपूर्ण कार्य। या फिर डी, गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। तो इसका राइट आंसर है ए। शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासक व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इससे तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है। इससे पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे, अब उन्हें महाकाव्यों एवं पुराणों के श्रवण का अधिकार भी मिल गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। ए, कपिल, बी, गौतम, सी, नागार्जुन, डी, चावार्क। तो इसका राइट आंसर है ए, कपिल का। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ए, पूर्व मीमांसा, बी, सांख्य दर्शन, सी, न्याय दर्शन, डी, उत्तर मीमांसा। तो इसका राइट आंसर है बी, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। ए, गौतम द्वारा, बी, जैमिनी द्वारा, सी, कपिल द्वारा, डी, पतंजलि द्वारा। तो इसका राइट आंसर है सी, कपिल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास से संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। सेकंड, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो इसका राइट आंसर है बी, इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही क्रम को चुनिए। फर्स्ट है, कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। सेकंड, कपिल यह बताते हैं कि वह किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित होता है। यह दर्शन युक्ति युक्त चिंतन और तर्क में विश्वास करता है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक थे। ए, पतंजलि, बी, गौतम, सी, जैमिनी, डी, शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर है ए, पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, योग के आविष्कारक थे। इसका राइट आंसर पतंजलि है। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। ए, अनुस्मृति, बी, प्रत्याहार, सी, ध्यान, डी, धारणा। या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, अनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। ए, चंद्रगुप्त मौर्य के, बी, अशोक के, सी, पुष्यमित्र शुंग के, या फिर डी, चंद्रगुप्त प्रथम के। तो इसका राइट आंसर है सी, पुष्यमित्र शुंग के। अगला क्वेश्चन है, नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे। ए, रघुनाथ शिरोमणि, बी, गंगेश, सी, श्रीधर, या फिर डी, उदयन। तो इसका राइट आंसर है बी और डी। अगला क्वेश्चन है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर
पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? ए कापालिक संप्रदाय वालों की, बी नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, सी आजीविकों की, या फिर डी चावारकों की। तो इसका राइट आंसर है डी चावारकों की। अगला क्वेश्चन है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? ए जैन, बी चावार्क, सी बौद्ध, या फिर डी सांख्य। तो इसका राइट आंसर है बी चावार्क। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से एक चावार्क के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? ए धर्म, बी अर्थ, सी काम, डी मोक्ष, या फिर ई भक्ति। तो इसका राइट आंसर है सी काम। चावार्क दर्शन ने भारतीय परंपरा में स्वीकृति चारों पुरुषार्थों में काम को परम पुरुषार्थ माना है। उसके अनुसार जो कर्म काम की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ए चावार्क ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने, या फिर डी जैमिनी ने। तो इसका राइट आंसर है बी गौतम ने। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक थे? ए कपिल, बी कणाद, सी गौतम, या फिर डी जैमिनी। तो इसका राइट आंसर है सी गौतम। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? ए गौतम, बी कपिल, सी शंकर, या डी वल्लभ। तो इसका राइट आंसर है ए गौतम। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे? ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, ए गौतम। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा के प्रणेता थे? ए कणाद, बी वशिष्ठ, सी विश्वामित्र, या फिर डी जैमिनी। तो इसका राइट आंसर है डी जैमिनी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से, डी वैशेषिक से। तो इसका राइट आंसर है बी मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा कहते हैं। मीमांसा के प्रखर आचार्य कुमारिल को भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है और जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की, पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत और सत्य हैं? ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, डी न्याय, या फिर ई योग। तो इसका राइट आंसर है सी मीमांसा। अगला क्वेश्चन है, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है? ए चावार्क से, बी जैन से, सी बौद्ध से, डी मीमांसा से। तो इसका राइट आंसर है डी मीमांसा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए योग, बी न्याय, सी सांख्य, डी वैशेषिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है? ए मीमांसा और वेदांत, बी न्याय और वैशेषिक, सी लोकायत और कापालिक, डी सांख्य और योग। तो इसका राइट आंसर है सी लोकायत और कापालिक। अगला क्वेश्चन है, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? ए जैन को, बी बौद्ध, सी चावार्क, या फिर डी सांख्य। तो इसका राइट आंसर है सी चावार्क। चावार्क दर्शन को ही लोकायतन दर्शन के नाम से जाना जाता है।
यह भौतिकवादी दर्शन है जो भौतिक या सांसारिक सुख को अधिक महत्व देता है। अगला क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन से संस्थापक हैं ए शंकराचार्य, बी रामानुजनाचार्य, सी माधवाचार्य, डी महात्मा बुद्ध या इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर है ए शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है, शंकर के दर्शन को कहा जाता है ए एक तत्ववाद, बी समग्र एक तत्ववाद, डी द्वैतवाद या सी द्वैतवाद, डी अद्वैतवाद। तो इसका राइट आंसर है डी अद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है ए शंकर को, बी कपिल को, सी रामानुज को या फिर डी पतंजलि। तो इसका राइट आंसर है ए शंकर को। शंकर या शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता तथा हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण उन्हें प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ए ज्ञान, बी कर्म द्वारा, सी भक्ति द्वारा या फिर डी योग द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ए ज्ञान द्वारा। अद्वैत सिद्धांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है। उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है ए शंकराचार्य, बी अनुभवगुप्त, सी रामानुज या फिर डी माधव। तो इसका राइट आंसर है बी अभिनव गुप्त। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए प्रश्नोत्तर के साथ।